साइबरा की अबदी बर्फ में गहराइयों में जहां ज़मीन अब हरकत नहीं करती और वक्त खुद को मिटाने लगता है, माजी से एक नाकाबिले यकीन चीज़ बरामद हुई। ये ना तो कोई हड्डी का टुकड़ा था और ना ही कोई मुंजमद फोसिल, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा हैरान कुन दरियाफ्त थी। ये एक बच्चा था, ना किसी ढांचे की सूरत में, ना ही एक बेजान बाक़ियात के तौर पर, बल्कि एक मुकम्मल जिस्म, ऐसा जिस्म जो यकीन को चैलेंज करता था। इसकी जल्द अब भी मौजूद थी, सदियों की बर्फ़ ने इसे सख्त कर दिया था। इसकी बारीक पलकें अब भी बंद थीं, जैसे वो किसी लामहदूद नींद में सो रहा हो। लेकिन इस दरियाफ्त को वाकई गैरमामूली बनाने वाली चीज़ सिर्फ उसकी ज़ाहिरी हालत नहीं थी, बल्कि वो राज था जो अंदर छुपा हुआ था। उसके जिस्म में खून अब भी माय हालत में मौजूद था, उन रगों में जो 42,000 साल से नहीं धड़की थी। ये दरियाफ्त अकोतिया के इलाके में हुई, दूर उफ्तादा और सुनसान वक्वियांसक के खित्ते में, रूस के बर्फीले दिल में। ये नन्हा बच्चा असल में अलिफाकुसलिनेंसिस एक्वस नामी एक कदीम और मदूम हो चुकी नस्ल का था, जो घोड़ों के ख़ानदान की एक शाख थी। ये मखलूक बालाई पी लेवल तक दौर में ज़मीन पर आज़ादाना घूमा करती थी, बेइंतहा मैदानों में, चरागाहों पर, बर्फीले आसमानों के नीचे। इस नन्हे घोड़े के जिस्म को निहायत एहतियात के साथ आकुत्सक के मीमित म्यूज़ियम मुंतकिल किया गया। वहाँ साइंसदान हैरत में खड़े रह गए, उनके सांसें गिले में अटक गईं। ये कोई आम दरियाफ्त न थी। ये महज बेहतरीन महफूज शुदा नमूना नहीं था, बल्कि एक हयातियाती वक्त की सुंदौक, टाइम कैप्सूल था, जो अपने अंदर एक भोली बसरी दुनिया के राज समेटे हुए था। उसका खून कदीम, सिया और माए ज़मानों की बका का सबूत ही नहीं, बल्कि एक अलामत था। ये उम्मीद की किरण बन गया। साइंसदानों के लिए इसने हकीकत और अफसाने के दरमियान लकीर को धुंधला दिया और एक जुरतमंदाना ख्याल को जन्म दिया। क्या इस बर्फानी घोड़े को दोबारा जिंदा किया जा सकता है? क्या ये मखलूक जिसे मदूम समझा जाता था, दोबारा उन मैदानों पर दौड़ सकती है? क्या उसके सिम एक बार फिर वही ज़मीन गूंजा सकते हैं जहां इसकी नस्ल कभी आज़ादाना चर चुकी थी? इस आइस हार्स ऊपर तहकीक और मुमकिना तौर पर उसकी बहाली का मंसूबा शुरू हो चुका है। साइंसदान जानते हैं कि बेशुमार रुकावटें हैं और लातादाद सवालात अब भी जवाब तलब हैं, लेकिन इस दरियाफ्त ने उन्हें सिर्फ महफूज शुदा बाफ्तें और DNA के रेशे ही नहीं दिए, इसने इंसानियत को एक ऐसा सवाल दिया है जो वक्त की गहराइयों से उभरता है। क्या माजी वाकई मर चुका है? वो अब भी बर्फ में खामोशी से महफूज है, इस इंतज़ार में कि इसे भुलाया ना जाए, बल्कि याद रखा जाए। बहुत ज़माना पहले फिलिपाइन के वसावान जजीरों के बीच एक छोटे और पुरसुकून गांव में लोग सादा जिंदगी बसर करते थे। दिन के वक्त वो खेतों में काम करते, जानवर पालते और सब मिलकर खाना खाते। मगर जैसे ही सूरज डूबने लगता, एक अनजाना खौफ गांव को अपनी लपेट में ले लेता। दरवाजे बंद कर दिए जाते, खिड़कियां सील कर दी जाती और बच्चों को रात होने से पहले घरों में बिला लिया जाता, क्योंकि कहा जाता था कि अंधेरों में इस वांग अपनी खुराक की तलाश में निकलती है। उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा एक बेवा औरत और रोसा के बारे में है, जो गांव के किनारे जंगल के पास रहती थी। गांव वालों के नज़दीक वो बज़ाहिर मेहरबान मगर अकेली रहने वाली औरत थी। वो नर्म आवाज़ में बात करती, कभी किसी की आंखों में सीधा नहीं देखती और अक्सर अजीब औकात में जंगल में गायब हो जाती। कुछ लोग सरगोशी करते कि वो बद्दुआ का शिकार है, जबकि दूसरे यकीन रखते कि वो इंसान ही नहीं। मगर कोई भी इसका सामना करने की हिम्मत न करता, क्योंकि अगर वो वाकई इस वांग होती तो इल्ज़ाम लगाने का मतलब मौत को दावत देना था। कहानी शुरू होती है एक तूफ़ानी रात से। एक नौजवान औरत उमिरा, जो अपने बच्चे की पैदाइश के करीब थी, अपने बांस के झोंपड़े में बैठी थी। बारिश की बूंदें झोंपड़े की दीवारों पर गरज रही थीं कि अचानक इसने छत पर हल्की सी खराशने की आवाज़ सुनी। पहले तो इसने सोचा कि शायद दरख्त की शाखें हल रही हैं, लेकिन फिर एक और आवाज़ सुनाई दी, एक मध्यम टिक 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 टिक, जो अंधेरे में गूंज रही थी। इसकी दादी, जो इसके पास पहरा दे रही थी, का चेहरा जर्द पड़ गया। वो धीरे से बोले, ये कोई परिंदा नहीं, ये इस वांग है। बूढ़ी औरत ने फौरन खुश्क जड़ी बूटियों का गट्ठा जलाया। कमरे में कड़वी धुआं भर गया। खिड़कियों पर लहसन रख दिया गया, लेकिन फिर भी वो आवाज़ करीब तर आती गई। झोंपड़े के बाहर तूफान के शोर में एक साया आसमान पर अलिफार रहा था। वो त्रोसा थी, इसका जिस्म मोड़कर भयानक शक्ल इख्तियार कर चुका था। इसका ऊपरी धड़ नीचे से अलग हो गया था और उसकी पीठ से सिया लंबे पर निकल आए थे। इसके बाल तूफान में लहरा रहे थे और आंखें जलती हुई कोयलों की मानिंद सुर्ख थीं।
इसके मुंह से एक बारीक लंबी खोखली जुबान बाहर निकली जो सांप की तरह लचकदार थी और झोंपड़े में दाखिल होने की राह तलाश कर रही थी। उमिरा ने अपने पेट को पकड़ लिया और रब से दुआ करने लगी। स्क्रैचिंग की आवाज़ तेज होती गई। इस्वांग छत के ऊपर मंडला रही थी। इसकी जुबान छत की दर्जों से अंदर दाखिल हो रही थी, बिल्कुल इस मकाम के करीब जहां उमिरा का बच्चा था। जैसे ही वो जुबान अंदर घुसने वाली थी, बूढ़ी औरत ने एक तेज धार छुरी जिस पर तेल और नमक लगा हुआ था इस जुबान पर वार कर दिया। अचानक एक खौफनाक चीख रात को चीरती हुई गूंजी, ऐसी के हुआ कांप उठी। इस्वांग पीछे हटी, इसके पर जोर जोर से फड़फड़ाए और वो तूफान में गायब हो गई। पीछे सिर्फ सड़ांध की बो छोड़ गई। अगली सुबह गांव वालों ने रोसा को इसके झोंपड़े में पाया, कमजोर और पीली पड़ी हुई। वो कह रही थी कि तूफान में बीमार हो गई थी, मगर अब गांव वाले इस पर यकीन नहीं करते थे। उन्होंने उमिरा के झोंपड़े की छत पर खराशों के निशानात देखे, जमीन पर काली पैर बिखरे हुए पाए और अब भी वो खौफनाक चीख उनके कानों में गूंज रही थी। इस रात के बाद गांव में हिफाजती इक़दामात बढ़ा दिए गए। हमला औरतें कभी अकेली नहीं सोती। हर दरवाजे पर लहसुन और मुक़द्दस पानी रखा जाता और रोसा, वो खामोश बेवा, हमेशा के लिए तन्हा कर दी गई। गांव वाले इसे शक की निगाह से देखते रहे, यहाँ तक कि एक दिन वो जंगल में गायब हो गई और फिर कभी वापस न आई। कुछ लोग अब भी कहते हैं कि वो रात के आसमान में घूमती है, बच्चों को शिकार करने के लिए, हमेशा के लिए इस्वांग बनने के अजाब में मुब्तला। ये उन्हीं कदीम तरीन कहानियों में से एक है जो नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही है, ताकि याद रहे कि बुराई हमेशा किसी अजनबी चेहरे में नहीं आती। वो पड़ोसी का रूप भी धार सकती है, दिन में इंसान और रात में पर खोले एक खूंखार बिला।